हाँ प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपके सामने कि मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा। जो जो टॉपिक रहेगा आपका 12th क्लास का रहेगा। और 12th क्लास का वो टॉपिक रहेगा जो कि सबसे बेहतरीन टॉपिक है। तो उस टॉपिक के बारे में आपसे जानकारी दे रहा हूँ कि आज आपकी क्लास रहेगी। आज आपकी क्लास 12th क्लास रहेगी। तो आज तारीख है 24/06/2021। इस तारीख को आपकी 12th क्लास रहेगी। और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो बुक पढ़ाई जाएगी आपको, जो एनसीईआरटी रहेगी। और आपको बता दें कि आज जो टॉपिक रहेगा, तो आज टॉपिक रहेगा अवकलन। और एक टॉपिक समाकलन। समाकलन आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा के जाऊंगा। आज मैं बता के जाऊंगा कि अवकलन और समाकलन में अंतर क्या है। भाई, अवकलन और समाकलन में अंतर क्या है, सभी टीचर आता है और ये पढ़ा के चले जाता है कि भाई समाकलन का फॉर्मूला क्या है, अवकलन का फॉर्मूला क्या है। मैं ये बताऊंगा कि अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन में क्या अंतर है, ये किस लिए उपयोग किया जाता है, क्यों बने, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, वो चीज मैं आज बता के जाऊंगा। फर्स्ट क्लास में ये बताना सबसे जरूरी होता है कि यदि अवकलन क्या है, समाकलन क्या है। यदि कोई पूछता है आपसे तो आपको अच्छी तरीके से उसको बता सकते हो कि हमने अवकलन समाकलन पढ़े हैं। तो उन्हीं के बारे में तो आपके सामने मैं यही डिस्कस करने आया हूं कि जो वर्ड लिख रखा है अवकलन। अवकलन, अवकलन का मतलब होता है कमी और कलन का मतलब होता है गणना। अवकलन का मतलब होता है कमी, आपका मतलब होता है कमी, और कलन कलन का मतलब होता है गणना। उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इधर सम का मतलब होता है वृद्धि और कलन का मतलब होता है गणना। भाई, अब का मतलब होता है कमी और कलन का मतलब होता है गणना। तो ये बता रहा हूं कि समाकलन में क्या होता है। समाकलन में अवकलन में कोई भी आपको बड़ी वस्तु दी होगी, उसका छोटा रूप में बदलना होगा। मतलब बड़ी को छोटी की जाती है, उसी प्रकार से समाकलन में छोटी होती है, उसको बड़ा रूप दिया जाता है। तो वो रूप किस प्रकार से। और अवकलन में किसी कण या वस्तु किसी की भी स्थिति ज्ञात की जाती है। जो अवकलन होता है वो स्थिति ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है, स्थिति ज्ञात करता है। अवकलन में स्थिति ज्ञात होती है, जबकि समाकलन में किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु यदि समाकलन में क्या होता है कि किसी भी वस्तु या कोई भी अलग प्रोडक्ट है, उसकी स्थिति या उसकी आकृति, भाई आकृति क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका आयतन क्या है, उसके बारे में इसमें क्या होता है कि आकृति एक आता है क्षेत्रफल, आयतन। तो ये कैसे ज्ञात किया जाता है भाई।
अवकलन में तो आपको मैंने बता दिया कि स्थिति ज्ञात होगी, और समाकलन में क्या होगा कि किसी की आकृति स्थिति आकृति या उसका क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करना होगा। तो अब ये बताओ कि इनकी हमें आवश्यकता कैसे पड़ी, ये सभी को इस समाकलन अवकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्षेत्रफल आकृति तो उसी की भाई अपन एरिया वॉल्यूम पढ़ते हैं उसी में याद हो जाती है, लेकिन उसी में लंबाई आधार के आधार पर होती है। इसमें ओनली एक आपको एक कोई भी वर्ड दिया रहता है, जैसे कि कोई लंबाई लंबाई में से कुछ भी एक नाम मात्र दे रहता है, जैसे कि अपन को कुछ इसका आगे का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या बारीक सी चीज का किसी का क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना हो, उसकी आकृति ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए वो ज्ञात करना संभव नहीं लगा, तो उसके बाद में इसी की समाकलन की खोज हुई। तो समाकलन के बारे में वहां से जानकारी मिलती है, वो समाकलन को अच्छी तरीके से दिखा सकता है कि भाई ये समाकलन उसके बारे में पूरी जानकारी दे देता है। और स्थिति की आवश्यकता इसकी अवकलन की आवश्यकता किसे पड़ी कि किसी भी प्रोडक्ट की स्थिति ज्ञात करनी हो, यदि वो कैसे कहां पर है कैसे निर्भर है, तो वो आपके बारे में होगा। और ये आपको डिस्कस आपको पहले पता चल गया होगा कि अवकलन का मतलब क्या है, अवकलन का मतलब कमी, और इसका मतलब क्या है समाकलन। अब इनमें एक एक वर्ड लिखा होता है सापेक्ष, इसमें होता है y का x के सापेक्ष, ये वर्ड इधर लिखा रहता है और ये वर्ड इधर लिखा रहता है, y का x के सापेक्ष। x के सापेक्ष समाकलन होता है इधर, इसमें x के सापेक्ष से अवकलन होता है। तो ये सापेक्ष का मतलब क्या होता है, जो आपको ये फलन ये दे रखा है आपको फलन, ये कुछ भी समीकरण मान सकते हो y का, तो इसका x के रेस्पॉन्स में आपको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसका x पर करेंगे y का, तो ये x पर भी निर्भर करेगा, मतलब y का मान x पर निर्भर करेगा कि x का मान क्या है जब y का मान आएगा। आपको भाई x के साथ में करने के साथ में आपको मैं बता रहा हूं कि ये निर्भर इस पे करेगा, सापेक्ष का मतलब ये मान इस पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार से इस पर होता है कि इसका मान इसी पर निर्भर करता है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आपको मैं बता रहा हूं कि अंतर कितने हो जाएंगे, एक अंतर, दो अंतर, तीन अंतर और चार अंतर। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। भाई इनों में कोई दिक्कत होगी तो अवकलन और समाकलन का अंतर यही है। तो आपको ये याद रखना होगा कि समाकलन का उपयोग कहां होता है, अवकलन का प्रयोग कहां होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीखना जरूरी है, कि इसको नहीं सीखते तो सवाल नहीं होते, सवाल तो फिर भी होंगे यदि उसको रट्टा लगा लेंगे। मैं कह रहा हूं कि इनको समझते हुए आपको समझना होगा। तो इनको समझते हो तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, अवकलन क्या है, अवकलन किसके लिए बनाया गया है, इतनी सारी है ये चीजें याद करने की क्या आवश्यकता है, इसमें तो पूरा माइंड खा जाती है। तो ये आपको मैं बता रहा था कि अवकलन और समाकलन, तो अवकलन और समाकलन आपका 12th क्लास का 50% मैटर इसी से आएंगे। कहने का मतलब 40 अंक इसी से आएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि 50% का पूरा 100% आपको लेना होगा। इसका 100% अपन को 40 के 40 अंक लेने होंगे, और 40 अंक में एक भी अंक कटने का गुंजाइश नहीं रहती। अवकलन और समाकलन के पूरे अंक मिलते हैं यदि आपको समझ में चीज आ रही है या आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके पूरे नंबर आएंगे। और ये टॉपिक यही सबसे बेहतरीन टॉपिक है इसी का 12th क्लास का। इसके अलावा कोई सा टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, वो सभी टॉपिक है। तो ये टॉपिक सबसे मस्त टॉपिक, एक बार किसी को समझ में आ जाता है तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपके सामने इस टॉपिक की ये अंतरों की बात हो गई। और इसके बाद में अगली बात करना था मैं आपसे
भाई अगली बात कही मैं कह रहा था कि इसको अवकलन को दर्शाते कैसे हैं, ये डी बटा नीचे डी। इनका मतलब ये होता है कि गणना होगी। अब गणना किसके सापेक्ष होती है, यदि अपन कहते हैं एक्स के सापेक्ष, किसी की अवकलन की, भाई किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब कोई अपन को फलन दे रहा होता है बाई, उसका करना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है अवकलन। तो ये अवकलन को ये तो सभी बताता है, जिससे पहले की जो आपको मैंने बताए थे तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता, ये तो सभी जानकारी देते हैं कि इसको अवकलन कहेंगे अपन। और इसके बारे में सभी जानकारी देते हैं कि अवकलन है। और इधर होता है कि समाकलन। समाकलन को ऐसे दर्शाते हैं और वही डी लिखते हैं इधर। डी का मतलब होती है वही गणना। तो किसके सापेक्ष होता है, एक्स के सापेक्ष। जो सापेक्ष लगाते हैं इधर लगाते हैं, और जो अपना फलन होता है उसको यहाँ दर्शा देते हैं। भाई इसको कहेंगे समाकलन और इसको कहेंगे अवकलन। अवकलन में हरदम कमी होती जाएगी और समाकलन में हरदम वृद्धि होती जाएगी। वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो प्लस और एक होती है गुणा। ये दो प्रकार की वृद्धि हुई। गुणा होती है तेजी से वृद्धि और प्लस की होती है थोड़ी धीरे तरीके से वृद्धि। और जैसे अवकलन में मैं कह रहा हूं कि इसमें होती है कमी माइनस की और भाग की। ये कमी होती है धीरे होती है, ये धीरे होती है, ये तेजी से होती है। ये धीरे, ये तेजी से होती है, ठीक है। ये धीरे होगी, वो तेजी से होगी। तो ये आपको समझना होगा कि अवकलन में कैसे वृद्धि होती है। तो इन्हीं पर आधारित आपको चार मैथ में भी कमी और जब ज्यादा होती है तो उसी में ही प्लस माइनस का होता है, तो उसका ही सहयोग से इन पर समाकलन और अवकलन पर डिस्कस किया जाता है। तो ये समाकलन और अवकलन का उपयोग हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये समाकलन और अवकलन जबरदस्त टॉपिक है, सबसे बेहतरीन टॉपिक है। और माइंड को अच्छी तरीके से, पूरा माइंड को इसी से ही खुल जाएगा। और ये टॉपिक है सभी को आना चाहिए। तो जिसको ये टॉपिक आ जाता है उसके पूरे नंबर आएंगे। तो इस टॉपिक को आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया कि ये आपको तो बेसिक है। अभी तक आपको एग्जाम में आने के लायक कोई भी वर्ड नहीं बोला आपने, मैंने अभी तो अभी वो सिखाया नहीं मैंने। अभी आपको मैं एक एक कंसेप्ट दिखा रहा हूं कि भाई ये क्या चीज है। आपके माइंड में आएगा कि सर पूरा माइंड वो समाकलन अवकलन में लगा दे तो ये क्या है। तो मैं इसके बारे में कभी आपके माइंड में नहीं आएगा ये क्या है। तो आपको एक और मिलती है भाई जिसके सापेक्ष दिया जाता है। भाई आपको मैं कहूंगा कि एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, वाई के सापेक्ष कीजिए, या जे के सापेक्ष कीजिए, या टी के सापेक्ष कीजिए। ये क्या है, इनके सापेक्ष क्यों बोला जा रहा है और के सापेक्ष क्यों नहीं बोला जा रहा। आपको इनके बारे में जानकारी होगी कि ये पूछना कभी आप पढ़ने और जगह जाओ तो कि सर ये एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्यों होता है, इनको और के सापेक्ष क्यों नहीं होता। एबीसीडी के तो बहुत सारे अक्षर है, ए से लेकर जेड तक है, उनके सापेक्ष क्यों नहीं होता। तो आप वहां पर पूछना। लेकिन आज मैं आपको ये तो बात बता देता हूं कि इनके सापेक्ष क्यों होता है। इनके सापेक्ष क्यों होएगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो वो आपको मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं कि भाई ये दिखाऊंगा, आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जो आपका चैप्टर रहेगा, फिजिक्स का चैप्टर रहेगा, फिजिक्स वाले सर बताएंगे कि ये एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं। कभी आर के सापेक्ष में हो जाता है, कभी थीटा के सापेक्ष हो जाता है। तो आर थीटा के सापेक्ष में हो जाता है सर। तो आर थीटा के सापेक्ष कब होता है, आपको एक फिजिक्स का चैप्टर आता है थ्री डायनेमिक्स में आएगा। तो थ्री डायनेमिक्स में ये आपको दिया रहेगा कि आपको ये तल होगा, इस तल में आपको दर्शाया जाएगा जेड एक्स और वाई। और आपको यहां लिखा होगा एक्स वाई जेड और टी, ये आपको लिखा होगा। तो इनको कभी भी जब आपको ये तो होता है कि बीज गणितीय रूप में,
जब आपको बीज गणित का रूप दे रखा हो तो उस रूप में होता है। जब आपको कार्तिक रूप में हो तो उसमें अलग होता है, हाथ और आठ थीटा आ जाती है। तो उसी प्रकार से सर इनके सापेक्ष तो मैं कह रहा हूं कि स्थिति, ये क्षेत्रफल या आयतन, ये किस पर निर्भर करता है? भाई इसका आयतन निकालोगे और किसका निकालोगे, इसकी स्थिति निकालोगे, इसकी आकृति निकालोगे, तो वो किस पर निर्भर कर रहा है? इन्हीं वर्डों पर निर्भर कर रहा है, इन्हीं वाक्यों पर निर्भर कर रहा है, इन्हीं व्यंजनों को जो लिख रखे हैं आपके सामने, इन पर निर्भर कर रखा है। इसके अलावा कोई नहीं है, और किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। तो ये ही मैं आपको बता रहा था कि ये भाई आपको समझना है कि सर ये आठ थीटा पर भी निर्भर होता है। तो मैं कह रहा हूँ ये बीजगणित रूप होता है, कार्तिक रूप में होता है, कार्तिक रूप में ये आठ थीटा का ध्रुवीय रूप आ जाता है। तो इसी प्रकार से फिर लघु गणितीय रूप, बहुत सारे रूप चलते हैं जो आपकी फिजिक्स में दिखाया जाएगा, और आपकी फिजिक्स में ये बता दिया जाएगा कि ये निकालते कैसे हैं, वहां दिखाते हैं। और इधर के मतलब मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स की चीजें जो भी मान आते हैं वहां, तो इधर मैथ में यूज हो जाते हैं। मैथ का जो फॉर्मूले, अब अवकलन समाकलन फिजिक्स में वाले नाम मात्र आता है, जबकि इधर मैथमेटिक्स में अच्छी तरीके से आता है। तो आपको मैथमेटिक्स वालों को अच्छी लगती है, इसी प्रकार बायोलॉजी वालों को फिजिक्स क्यों की टफ लगती है, क्योंकि उनके बायो चलती है, आपकी मैथ चलती है, तो मैथ से जुड़ी हुई है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आधी बायो है भाई, जिसलिए उनको केमिस्ट्री इजी लगती है, तो केमिस्ट्री की सभी यादें कर लेते हैं वो। तो आज आपका टॉपिक रहेगा अवकलन और समाकलन में भी आपको समझा दिया गया है। तो इसी के फॉर्मूले के बारे में अभी अब इतनी क्लास होने के बाद में कि हम अब आपके पास में अभी फॉर्मूले के इसके फॉर्मूले समझाने के लिए आए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इस क्लास से जहां से हमने आगे से पढ़ाया था, तो अब वहां से वो कोई भी नहीं पढ़ाएगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि अब आपको यहाँ से सभी टीचर पढ़ाते हैं, आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी कोई पूछता है तो वहां से पूछता है, तो आपसे पूछ लेगा अवकलन क्या है, अवकलन को क्यों यूज लेते हो, क्या मतलब है, इतना टाइम क्यों बर्बाद करते हो, तो आपका जवाब वहां मिल जाएगा। उन्हीं पर कोई उससे बाहर कोई जवाब नहीं पूछेगा। तो अवकलन का मैं फॉर्मूला बता रहा था कि, तो फॉर्मूला अवकलन का x की पावर n। आपसे पहले एक बात की थी कि इसकी को दर्शाते कैसे हैं, ऐसे डबल डी लगा देते हैं और x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो किसका, x की पावर n का। आपसे मैंने पहले कहा था कि इसमें कमी हो जाती है, इसके अब कमी कैसे होगी, आपसे पहले कह दिया था कि इसमें माइनस और भाग का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, एक घात है जिसमें भी अवकलन होगी उसकी घात उठकर आगे आ जाती है, जैसे n और x की पावर जो n होता है उसको एक कम कर देते हैं। हम कोई बार जितनी बार करते जाओगे अवकलन, उसका मान एक घात कम होती जाएगी, इधर एक हो जाएगी, फिर अगली में आएगी दो होगी, तीन हो जाएगी, और आगे के आगे आता जाएगा ऐसे जैसे। यदि इसका अपन वापिस अवकलन करते हैं ऐसे d/dx, तो इसका वापिस अवकलन करते हैं अपन, तो ये क्या हो जाता है कि n इंटू n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। ओके, तो आपका ये किसका फॉर्मूला देता है, n की पावर x की पावर n माइनस 1 का अवकलन ये होता है, और इधर का x की पावर n इसका अवकलन ये होता है। आगे समझ में भाई अवकलन कैसे करना है कि आपको घात को आगे खिलाना है और फिर उसमें से घात को एक माइनस करना है। उसी प्रकार से आपको कहना कि x की पावर n का अपन को क्या करना है, समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष x की पावर n। और मैंने कहा था कि गणना करने के लिए d लगाना होगा, जिसके सापेक्ष करना होगा उसको x लगाना होगा, तो आपने x लगा दिया, इसका समाकलन करते हैं वहां पे। तो आपसे कहा था कि मैंने समाकलन में हरदम बढ़ती होगी, तो बढ़ती होगी तो इसमें n एक जोड़ देते हैं, हर कोई बार जितनी बार समाकलन करते हैं
और इधर होता है n+1 भी नीचे। भाई जोड़ और मैंने भाग के लिए बोला था, और इधर भी आपसे मैंने बोला था कि इधर गुणा होती है और गुणा के साथ में आपको माइनस भी होता है। नहीं, इधर वही गुणा, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये किस पर निर्भर करता है, गुणा, और प्लस पर ये किस पर निर्भर करता है, माइनस और भाग पर। दोनों में कमी होती है, एक में कम और ज्यादा, इधर भी दोनों वृद्धि होती है, एक में थोड़ा कम स्लोली टाइप में होती है, एक तेजी से होती है। तो उसी के बारे में बता रहा था कि मैं अब इसका समाकलन आपके सामने आ गया कि ये समाकलन हो गया, तो इस पर बेस है आप ट्यूशन ले जाएंगे। और भाई ये क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अगली आपसे सभी से निवेदन है कि ये आपकी क्लास ले एक बार देखना, और अगली क्लास में यहां से ही भाई डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ से अगली क्लास को आपको बता देंगे कि अगली क्लास यहाँ से लेनी है, और इस क्लास को आप देख के आना, तो अगली क्लास को आपको पूरी समझ में आएगी। और मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप क्लास मिस नहीं करना। इसके मैं कह रहा हूँ कि 2-2.5 महीने में समाकलन अवकलन का पूरा चैप्टर हो जाएंगे, तो इसको मिस नहीं करना। अवकलन समाकलन को मिस नहीं करना, एक दिन की क्लास है, मैं कह रहा हूँ कि 60-70 क्लास में पूरा कोर्स हो जाएगा इसका। तो पूरे कोर्स में आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ ये नंबरों में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसमें कोई टिपिकल चीज नहीं आएगी। तो आपको पूरी जी और जान से इसी टॉपिक में मेहनत करनी होगी, तो इसमें मेहनत करते हो तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।